खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद। अहम तरीन खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो खबर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और बात इजराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंग के बीच लबनान या ईरान और इजराइल के दरमियान छिड़ी जंग की, क्योंकि इजराइल की लबनान में दाखिले की पहली कोशिश नाकाम हुई है और अब तक जवाबी हमलों में 14 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक और इजरायली मीडिया ने जिस बात की तस्दीक की है कि 1 दर्जन के करीब लाशें जो कि उठा ली गई हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां फौजियों की हलाकत हुई है इन अमवात की तस्दीक भी की गई है। लेकिन इस दौरान खबर यह भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर लेबनान में सरहदी इलाकों में दाखिले की कोशिश इजराइल की जानिब से थी, उन इलाकों में जवाबी कार्रवाइयां हुई, रिटेलिएशन हुई तो इस दौरान लाशें भी कई इलाकों में मुसलसल फायरिंग की वजह से उठा पाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। वो इलाके जहां पर गुज़श्ता कई रोज से मुसलसल फायरिंग चल रही थी, खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक खतरनाक जंग की तरफ पूरा खित्ता जा रहा था। वो हुआ क्योंकि बीती शब इजराइल पर मिसाइल के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए 180 से ज़ायद मिसाइल ईरान की जानिब से इजराइल पर दागे गए और जवाबी कार्रवाई करने के लिए लेबनान की सरहदों में हिजबुल्लाह के खिलाफ या उनके जंगजू के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कार्रवाई का आगाज किया। लेकिन मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज के लेबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश को नाकाम कर दिया, जिस दौरान कुल मिलाकर 14 फौजी हलाक हुए हैं, 18 जख्मी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान की सरहद पर कायम इलाके अडीसा से लेबनान में दाखिले की कोशिश हुई, जिस दौरान इजरायली फौज और हिजबुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिजवान फोर्स के दरमियान ये तसादुम हुआ। और बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौजियों के लेबनान में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की ये सबसे पहली कोशिश थी। अब तक फ़िज़ाई हमले हो रहे थे और इजरायली फौज के मुताबिक बुध के दिन सुबह इजरायली और हिजबुल्लाह के दरमियान या अफवाज के दरमियान झड़प में 12 इजरायली सिपाही मारे गए थे और उसके बाद 14 की तस्दीक की गई। हेलीकॉप्टर्स के जरिए इजरायली फौजियों को वापस या जो लाशें थी उन्हें अस्पताल तक वापस लाया गया। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि अपनी फौज की डिवीज़न 98 जो कि 10 से 20 हज़ार फौजियों पर मुश्तमिल है, इसे लेबनान की सरहद पर तैनात करके रखा गया है। ग्राउंड ऑपरेशन करने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी थी और इजराइल ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान जैसे ही किया, उसके बाद ये पहली कोशिश थी जिसको फिलहाल अभी तक कम से कम ये महसूस हो रहा है कि शायद नाकाम हुई है, क्योंकि 14 फ़लस्तीनी जो इजरायली फौजी हैं वो अभी तक इस कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और मशरक़ी वस्ता के अंदर जब इस तरह की सूरत हाल है और इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच भारत भी अपने शहरियों को मशवरा मुसलसल दे रहा है, जहां पर इससे पहले लेबनान के अंदर या इजराइल के अंदर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरीज जारी हुई, सूडान के अंदर शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी हुई, वहीं मशरक़ी वस्ता में सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र भारत सरकार ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और वहाँ रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को तेहरान के अंदर वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया है। ये इस तरह की पहली कोशिश है जब तेहरान के लिए एडवाइजरीज भारत सरकार की जानिब से जारी की गई हों। हालांकि इससे पहले इजराइल की जानिब से जब हमले किए गए तो गजा और आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे थे उन्हें मशवरा दिया जा रहा था। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए तो इजराइल में जो शहरी थे उनको गैर ज़रूरी नकलो हमल से इज्तनाब करने के लिए कहा गया। अब हिंदुस्तान के सफारत खाने में तेहरान के अंदर बिलखुसूस राब्ते में रहने का मशवरा तमाम उन लोगों को दिया गया है जो हिंदुस्तानी शहरी हैं। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया कि खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल में हालिया इजाफे पर गहरी नज़र भारत सरकार की है और हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ईरान के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एडवाइजरी के मुताबिक जो लोग फ़िलहाल ईरान में मौजूद हैं इनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो मोहतात रहें, तेहरान में हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ मुसलसल रब्ता रखें ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी या मुश्किलात उनको पेश ना आए। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर कल का दिन खेलों के एतबार से इंतहाई अहम है, जहां पर दूसरी मरतबा जम्मू कश्मीर को लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। जम्मू का मौलाना आज़ाद मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है। लेजेंड्स लीग्स का कल से आगाज़ हो रहा है और इस बार सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इस लीजेंड लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मारूफ
बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स जिनमें भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी बड़ी क्रिकेट के मैदान में खेलने वाले या फिर अहम तरीन चेहरे जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं या कमेंटेटर्स हैं, तज्जियाकार हैं, खेल के मैदानों से किसी न किसी तरीके से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर जुड़े हैं, वो तमाम लोग इन खेलों का हिस्सा बनने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। दूसरी मर्तबा इरफान पठान और यूसुफ पठान की अगुवाई में भी टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है और तमाम क्रिकेटर्स कल मौलाना आज़ाद मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम में जलवा दिखाएंगे। इस बीच अब से कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा विकास कुमार ने जम्मू के अंदर प्रज्ञान ओझा के साथ खेलने वाले नमन ओझा जो भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं उनके साथ गुफ्तगू की और इकबाल अब्दुल्ला जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी हिस्सा वो आईपीएल में रह चुके हैं। क्रिकेट में अब तक तवील तरीन खिदमात अंजाम देने के बाद लेजेंड लीग्स का भी हिस्सा है और इस लीग में शिरकत के लिए ये तमाम खिलाड़ी जम्मू पहुंचे हैं जिनने थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा विकास कुमार से गुफ्तगू की है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और आपको बता दें कि लेजेंड लीग जो है फिर से जो है जम्मू में होने वाली है और इस वक्त जो है हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं और कल जिस तरीके से मैच है और उसकी जो तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल भी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त नमन ओझा जी हैं जो कि 2008 में जो राजस्थान रॉयल से खेले थे और उसके बाद 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद से 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद से और दिल्ली में 2018 में जो है इन्होंने उसमें जो है पार्टिसिपेट जो है वो खेला था और शानदार प्रदर्शन जो है उन्होंने किया। आज हमारे साथ बैठे हैं और सर क्या कहेंगे कि हाँ जम्मू पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? और कल मैच है हमारे जम्मू में, ये क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है देखना पसंद करते हैं लेकिन मैचेस बहुत कम रहते हैं, तो कैसा लग रहा है जम्मू में पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू में आप लेजेंड्स लीग लेके आए हैं, उनका कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि यहाँ के लोगों को ये क्रिकेट दिखाना है, लाइव क्रिकेट दिखाना है, इसलिए हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पे खेलने के लिए। आज हम दोपहर में आए यहाँ पे और काफ़ी अच्छा माहौल था और कल हम प्रैक्टिस को जाएंगे, परसों हमारा मैच है। आपका मैच सर परसों किस टीम के साथ आपका मैच होने वाला है? हमारा मैच कोणार्क सूर्यास के साथ है। कोणार्क सूर्य के साथ। तो किस तरीके की तैयारी है जो तैयारी अभी हम लोग सूरत से आ रहे हैं, उसके पहले हम जोधपुर थे तो हम लोग मतलब 15-16 तारीख से हम कैंप में आ गए थे। कैंप के बाद में हमने हमारी प्रिपरेशन पूरी कर ली है। सूरत से आए हैं तो सब लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि परसों के मैच में हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारत के लिए भी आपने टेस्ट वनडे खेले हैं, T20 मैचेस खेले हैं जी, तो बहुत ही अच्छा एक शानदार प्रदर्शन भी आपका देखने को मिला है। तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है आप, तो कैसा मतलब कल जो है आपका इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे मैच, तो कैसा फील करेंगे जब यहाँ पे खेलेंगे जम्मू में, क्योंकि जम्मू में मैचेस बहुत कम हो रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। हम कहीं पे भी खेलते हैं हमें अच्छा लगता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम जम्मू में खेलेंगे तो हमें अच्छा ज़्यादा लगेगा या कश्मीर में खेलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मैचेस का बहुत कम है, जब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो बड़ा एक्साइटमेंट जो है लोगों को रहती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है देखना पसंद करेंगे आपको। बस ये भीड़ काफ़ी उमड़ेगी स्टेडियम में और वो अपने अपने पसंदीदा स्टार को देखेगी खेलते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जनता के लिए बड़ी अच्छी बात है, यहाँ की आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पसंदीदा स्टार्स को देखेंगे, लाइव देखेंगे और जो यंगस्टर्स हैं अगर उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो वो ज़रूर उनसे अपना कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो एडवाइस को फॉलो करेंगे आगे अपने करियर के अंदर। जी, तो सर एक मैसेज दे दीजिए जो हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस जितने भी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो है क्रिकेट लीग होने वाली है तो घर से जो है वो आए मैचेस देखने के लिए, क्या मैसेज? बस यंगस्टर्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो भी लेजेंड्स यहाँ पे आए हैं, अगर आपको मौका लगता है उनके साथ में कुछ बात करने का, अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने का, तो ज़रूर बात करिए और वो उनकी एडवाइस आप अपने रोज़ प्रैक्टिस सेशन में और मैच में अगर आप लेके आएंगे तो वो आपको एक बेहतर क्रिकेटर बनाने में ज़रूर मदद करेगा। तो यही मैं बोलूँगा कि और मेहनत करें काफ़ी, जो भी यहाँ के यंगस्टर्स हैं मेहनत करते ही हैं सारे, लेकिन अच्छा ध्यान फोकस रखें, यहाँ वहाँ ध्यान ना लगाएं और डिसिप्लिन में रहें। जी सर, थैंक यू। एक फोटो लेने मेरी। इकबाल अब्दुल्ला जी हैं जो कि आईपीएल के खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे, जम्मू में जो है आईपीएल जो है लेजेंड लीग जो है होने जा रही है, सेकंड दूसरी बार होने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है लोगों में, क्या कहेंगे कैसा लग रहा है जम्मू में पहुंच के, कैसा लग रहा है? नहीं, जम्मू में मैं एक्चुअली लास्ट ईयर भी आया था
और बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। जैसा कि हम सुनते हैं जम्मू एंड कश्मीर बहुत प्यारी जगह है और उत्साह दर्शकों में ऑफकोर्स रहेगा क्योंकि बहुत कम मैचेस यहाँ पे होते हैं और जो लेजेंड्स लीग के मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। जो जिन बच्चों का ड्रीम रहता है कि हम बड़े प्लेयर को देखें, इंटरनेशनल प्लेयर को देखें, वहाँ यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगे। जैसे इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए और इयान बेल हो गया, बेन डक हो गया और बहुत सारे प्लेयर हैं, क्रिस गेल हो गए, सुरेश रैना हो गया, हरभजन सिंह हो गए, तो आप अनगिनत नाम है इनमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ के क्रिकेट को फ़ायदा होगा, वो लोग बच्चे लोग देख के यहाँ पे मोटिवेट होंगे। जम्मू में आप आए हैं तो किस तरीके का यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस की बात करें तो कौन कौन आपके साथ आया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आपकी टीम कौन सी है, उस पर थोड़ा सा बताएं। जी, हमारी टीम इंडियन कैपिटल है और बहुत अच्छा टीम है हमारे पास। ये इयान बेल है और बेन डंक है, स्मिथ है और फैज़ फजल है, नमन ओझा है। तो बहुत बहुत अच्छा टीम है हमारा और हम लोग ये 10-15 दिन से एक साथ खेल रहे हैं और होपफुली हमारा कल प्रैक्टिस है, वहाँ पे अच्छा हो। मैचेस कब है आपके, जो किसके मैच हमारे पर हाँ जी, हमारे परसों मैच है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल जाके ग्राउंड में थोड़ा सा हम लोग नेट करें और विकेट को समझे कि यहाँ का विकेट कैसा खेलता है। जी, तो मतलब कि आने वाले दिनों में जैसे लोग जो हैं आएंगे, मैच देखने आएंगे, तो मतलब कैसा आपको फील होगा कि आप जब खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में उतरे और यहाँ के लोग हमारा सपोर्ट करें इंडिया कैपिटल को और उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरे, हम परफॉर्म करें और हमारी टीम जीते और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टीम के साथ जुड़े। चलिए, मारूफ क्रिकेटर्स बात कर रहे थे और कल से मेला सजेगा खेल के मैदान में। जम्मू के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और श्रीनगर के अंदर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की, लेकिन दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन या मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक जो 3 दिन से हिरासत में थे और अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। दिल्ली की पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। 3 रोज तक हिरासत में रहे। उनके साथ तकरीबन 120 से ज़ायद ऐसे लोग थे जो एपेक्स बॉडी के थे, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के थे, 6 शेड्यूल की मांग और लद्दाख के अंदर जहां पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का जिम्मा सरकार उठाए, ये दबाव बार बार सरकार पर डाला जा रहा है। और पैदल मार्च गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली तक पहुंचना था, लेकिन इस दौरान सोनम वांगचुक और उनके साथियों को बीच में ही उस जगह रोक लिया गया जहां पर किसान आंदोलन को भी कमजोर करने की कोशिश हुई थी। ये वो हिस्सा है जो सिंघू बॉर्डर कहलाता है। पुलिस स्टेशन से अब से थोड़ी देर पहले रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम उन्हें राजघाट लेकर गई, जहां माना जा रहा है कि गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को खराजे अकीदत अब से कुछ देर बाद उन्हें पेश करना है, क्योंकि दिन में उन्हें वक्त नहीं मिला। सोनम वांगचुक को लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले 120 से ज़ायद दीगर अफराद के साथ 30 सितंबर की रात दिल्ली हरियाणा सरहद पर हिरासत में लिया गया था। वांगचुक उनके हामियों को लद्दाख के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करने के लिए लेह से दिल्ली तक मार्च करते हुए हिरासत में उस वक्त लिए गए जब वो दिल्ली के बिल्कुल करीब पहुंचे थे। 1 सितंबर को ये मार्च शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर राजघाट पर आज ये पहुंचना था, इख्ताम पजीर होना था, मगर उससे पहले हिरासत में लिया गया और लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान, जिनको दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया, इन्हीं के साथ वो भी थे। हनीफा जान 1 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जो लीड कर रहे थे एक तरह से सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के 100 से ज़ायद मुजाहिरीन दिल्ली हरियाणा सरहद पर, जो कि धरना तो यहाँ नहीं दिया था लेकिन पैदल मार्च था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। एपेक्स बॉडी ले हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, मारूफ कारकुन सोनम वांगचुक के ज़ेर क़यादत ये तमाम लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जिस दौरान इनको यहाँ पर रोका गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लद्दाख तक भी आज बंद का असर देखा गया और इसके लिए मुतालबा ये किया गया था कि अलग अलग जगहों पर जो कुछ हुआ है, जिस हिसाब से पुलिस की जानिब से या सिविल हुकाम ने या हुकूमत ने कार्रवाई की है, वो अफसोसनाक करार देते हुए आज काफ़ी ज़्यादा मजम्मत भी इसकी की गई। इधर दूसरी जानिब मशहूर समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक के अपने हामियों समेत दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए जाने पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में मुकम्मल हड़ताल रही और बंद का असर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आया। इस दौरान सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में बंद से मुतासिर हुए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों ने करगिल में एक एहतजाजी रैली निकाली। हज़ारों मुजाहिरीन ने यहाँ रैली में शमूलियत इख्तियार की और दिल्ली पुलिस और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ
नारेबाजी की गई। खबरदार ये किया गया कि हुकूमत हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा अगर नहीं करती तो संगीन नताइज बरामद होंगे। लेकिन एहतजाज का असर ये देखने को मिला, जब वो दिन में एहतजाज कर रहे थे तो शाम होते होते सोनम वांगचुक को अपने हामियों के संग दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत ख़त्म कर दी। मांग ये भी दोहराई जा रही थी कि लद्दाख का रियासत का दर्जा, करगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा राज्यसभा सीट, लद्दाख के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर मुतालबात सर फहरिस्त हैं जिन पर हुकूमत अदम तवज्जी का मुजाहिरा कर रही है। मुजाहिरीन के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीका सोनम वांगचुक और उनके हामियों की गिरफ्तारी में अमल में लाया, जो काबिल कबूल नहीं है। दिन में जब एहतजाज हो रहा था, जब बंद था, तब की बात आपको सुनाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने सोनम वांगचुक और उनके हामियों को रिहा भी कर दिया है। देखिए, लद्दाखी आवाम बहुत नाराज़ है, पिछले 5 सालों से सड़कों पे है अपने लेजिटिमेट डिमांड्स को लेकर सरकार के गौर गुजार करने के लिए। यहाँ से हमारे जो लीडरान हैं वो दिल्ली चले गए थे, चाहे वो एपेक्स बॉडी के लीडर्स हों, हमारे KDA के लीडर्स हों और लद्दाख के मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक हो। उन सब को जो है पीसफुल तरीके से अपने डिमांड को रखने का भी मौका नहीं दिया गया। राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच पे जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा दिया गया, जिस पे हमें कानून जो है, आइन जो है गारंटी देता है कि हिंदुस्तान के जैसे जमहूरियत में आप अपने जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आप खुल के बोल सकते हैं। लेकिन उनका गला दबाया गया, उनके मुंह पर बंदिशें लगा दिया गया। न सिर्फ उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, बल्कि उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही जमहूरियत है हिंदुस्तान का? क्या यही राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? यही है स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है पूरा लद्दाख जला हुआ है, पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पे है। शायद BJP सरकार जो है मरकज़ में बुरी तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है लद्दाख के आवाम से, तब जाके ये बुज़दिलाना जो चीज़ें जो है कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द जल्द हमारे लीडरों को रिहा किया जाए। अगर वो बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर हमारे लीडरों को रिहा करने में नाकाम हो जाता है तो लद्दाख जो है जल जाएगा। उसके लिए मरकज़ी सरकार डायरेक्टली जिम्मेदार होगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसी UT एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम्बुलेंस तक का अगर आपका रीच नहीं है तो उन्हीं को रीचेबल करने के लिए, आपके हक हुकूक को डालने के लिए, आपके पावर्स को बढ़ाने के लिए ही तो हमारे पदयात्री जो है, हमारे सोनम वांगचुक जी ने ये पद यात्रा निकाला है। वो कोई अपना पर्सनल डिमांड के लिए, अपनी कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं गए हैं। यही हक हुकूक, यही रीचेज़, यही आपके पावर्स किस तरह आपका सेंट्रलाइज करके रखा है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको किस तरह डिसेंट्रलाइज किया जाए और डेमोक्रेसी को लद्दाख में किस तरह बहाल किया जाए, इसी चीज़ों को लेके हमारे पदयात्रियों ने यात्रा की है। और आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन जिस तरह गांधी जी हमें ये मैसेज देते हैं कि आप नॉन वायलेंस बनिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए अपनी डिमांड को कीजिए, तो उसी नॉन वायलेंस के इस पे जिस तरह डांडी मार्च उन्होंने शुरू किया था, उसी तरह इस पद यात्रा के तो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को स्टेट बाय स्टेट पहुँचाने का काम जो है ये यात्रा कर रही थी। और इसका डर BJP सरकार को था, क्योंकि इनका कोई भी मंशा नहीं है कि हमारी इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। और इन्हीं डिमांड्स को कर्टेल करने के लिए उन्होंने हमें ये डिटेंशन सेंटर्स में हमारे सारे लीडर्स को डिटेन किया है और इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और उनसे कुछ अब तक में आपका इस्तकबाल। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी के हवाले से जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए 4 अक्टूबर को दर्ज कर दिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक गुज़श्ता 1 माह से खाना नज़रबंद है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर चुके हैं, जिसकी समाअत नवंबर 2024 में दर्ज की गई थी। और बयान के मुताबिक चूँकि मज़कूरा रिट पिटीशन के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान भी मीरवाइज को एक बार फिर से गैर कानूनी और गैर आइनी तौर हिरासत में रखा जा रहा और उन्हें इसके बुनियादी और मजहबी हुकूक से महरूम रखा गया है, जिस पर सवालात मुसलसल उठ रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती के मौके पर राजभवन में एक तकरीब से खिताब किया, जहां असेंबली इंतखाबात में तारीखी वोटर टर्नआउट को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम के बेहतरीन इकदामात या फिर काबिल तारीफ इकदाम करार दिया गया। और पूरी यूनियन टेरिटरी में पुरअमन तरीके से होने वाली पोलिंग के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर एजेंसियां और आम शहरियों या जो वोटर्स थे उनका भी इजहार तशक्कुर किया गया। सियासी जमातों के उम्मीदवार रात भर सियासी रैलियों और रोड शोज़ में मसरूफ़ रहे। उम्मीदवार और वोटर टर्नआउट या जो ज़बरदस्त नताइज हम सब के सामने आए, वो मिलकर जोश व खरूश के साथ आगे बढ़ना, ये इस बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक अक्कासी है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। साथ साथ ये भी कहा गया कि इंतखाबात में लोगों ने ये साबित कर दिया कि अब बंदूकों और पथराव पर यकीन लोग नहीं रखते, बल्कि अपनी मांगें पूरी करने के लिए
वोट को एक जरिया समझते हैं जिसका इस्तेमाल किया गया। नौजवानों को महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क के बानी के लिए बेहतरीन खराज तहसीन होगा और अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इस अमन को या पुरअमन सूरत हाल को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करें और जम्मू कश्मीर को नई बुलंद में आपका इस्तकबाल। बात जम्मू कश्मीर के जनूबी ज़िला शोपियां की, जहां पर शादाब करीवा के अवाम ने आज पुरअमन एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत हाल ही में तामीर शुदा जदीद स्कूल की इमारत में फौरी तौर तलबा को मुंतकिल करे ताकि मज़ीद तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हों। उनके मुताबिक नई इमारत में हर किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें क्लासरूम्स, लैब्स और खेल का मैदान भी शामिल है, जबकि पुरानी इमारत में बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है। कुछ दिन कबल तलबा को नई इमारत में मुंतकिल किया गया था, ताहम हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1 माह या 2 दिन बाद दोबारा पुरानी और बोसीदा इमारत में वापस भेज दिया गया, जहाँ ना खेलने के लिए मैदान है और ना ही जदीद तालीमी सहूलियात मौजूद हैं, जिस पर मकामी लोगों या एहतजाजियों ने इजहार तशवीश किया। में कि ये गांव बहुत बड़ा है, शादाब करेवा, तो इसमें एक हाई स्कूल पिछले 10-20 साल 30 साल से चल रहा था, तो वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा कमी थी, ग्राउंड की कमी थी और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। तो आज से कबल लगभग 6-7 साल हमने यहाँ पर कुछ मुनासाब की वजह से यहाँ पर ज़मीन जो ली गई, 17 कनाल ज़मीन है सर, वो स्कूल जो है 2 कनाल पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 17 कनाल की ज़मीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ली गई और यहाँ पर करोड़ों की बिल्डिंग खर्च हुए और ये बिल्डिंग बनाई गई। तो सर पिछले 4-5 साल से ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है, तो हमने ज़िला इंतज़ामिया से CO साहब से जो भी हैं उनसे रब्ता किया कि आप स्कूल यहाँ पर 9वीं और 10वीं जो है वो स्कूल यहाँ पर ले आएँ और जो बच्चे जो इस फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उसका वो मतलब फ़ायदा उससे उठाएँ। तो सर बदकिस्मती से 4 साल हो गए या 3-4 साल से जो है तो ये स्कूल यहाँ नहीं आया। सर पिछले दिनों कुछ लोगों की वजह से सर कुछ गलत फहमी फैलाई गई। सर ये जो है ये शादाब करेवा एक ही है और जो वो स्कूल है सर वो एक खाली 1.5 किलोमीटर इस स्कूल से दूर है। तो सर यहाँ पर आप देखिए कि सर ये जो स्कूल हाई स्कूल जो है ये PM श्री के तहत आया है और हमने जो कागज़ निकाले सर 33 नंबर पर ये स्कूल है। तो वहाँ से आप देखेंगे सर लाखों की डिजिटल लाइब्रेरी, लाखों की जो लैब्स हैं वो यहाँ पर आई है। तो और आप देखेंगे 17 कनाल पर ग्राउंड है, यहाँ बाथरूम बने हुए हैं, हर चीज़ फैसिलिटी बच्चों के लिए है। लेकिन सर बदकिस्मती से सर हमने बच्चे यहाँ 2 क्लासें हमने यहाँ ट्रांसफ़र की थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये 2 या 4 आदमी हैं जिनको अपना कारोबार है या फिर कुछ वजह से कुछ लोगों की वजह से गलतफहमी फैलाई गई कि ये गांव अलग-अलग ये अलग हल्का है, वो अलग हल्का है कि सर एक ही हल्का, एक ही शादाब करेवा है। और सर आप चेंजेस के नाम पर जब गवर्नमेंट इतनी चेंजेस कर रही है, LG साहब जब से आए हैं, इंतज़ामिया से यही एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने अगर 3 टीचर यहाँ डिस्प्यूट किए हैं, चाहे वो PT सर है, चाहे वो प्लम्बिंग है, चाहे वो और कोई है, आप लोगों ने 8 महीने या 9 महीने बच्चों को कैसे इस चीज़ से दूर रखा, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बाकी चीज़ों से या प्लम्बिंग का सामान जो है, कंप्यूटर साइंस से, कि आप ये नहीं देख सकते कि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है और आप 2 आदमियों की वजह से या 3 आदमियों की वजह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो और ज़िला इंतज़ामिया इधर आई नहीं, कमेटी बिठाई नहीं, कोई साहब आते। अब हमारी DC साहब से एक गुजारिश है कि वो आए, दौरा करें, देखें हक क्या है, ना हक क्या है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलें। सर हमारे पास ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका ऑर्डर है, ऑर्डर 28 मार्च 2023 को निकला है सर। ये ऑर्डर है, ऑर्डर के तहत ये हुआ है कि इस स्कूल को अडॉप्ट किया गया है PM श्री स्कीम के तहत। अब जब सब हम PM श्री स्कीम को देखते हैं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें जो है इक्विपमेंट या बाकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो पिछले 2 साल से जितना भी सामान आ रहा है डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में रख रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट को भी इस बात का एहसास है कि वो जो पुरानी बिल्डिंग है वो इस चीज़ को मतलब ये संभाल नहीं पाएगी, वहाँ पे ये चीज़ें सारी जो है एडजस्ट हो नहीं पाएंगी। सर उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये भी मैंने इन्हीं की वेबसाइट से निकाली है, PM श्री स्कूल रिपोर्ट कार्ड 2022-2023। ये हमारे हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग का सर रिपोर्ट कार्ड है। ये हर एक स्कूल का बनता है, इनका भी बना है। इसमें जितने भी क्लेम स्कूल ने किए हैं उसमें से 90% जो दावे हैं सर वो गलत हैं। जितनी भी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे दिखाई हैं कि वहाँ पे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे है नहीं सर। ये सिर्फ सरकार को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप लोगों आप बहुत लेट हो चुके हैं। आपने आज तक
हम पिछले 2-3 सालों से इस केस को परस्यू कर रहे हैं। आप ये जिला इंतजामिया चाहती है मेरे ख्याल से कि हमारे गांव में जो है लोग आपस में लड़ मरे, ठीक है, इसीलिए आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक कमेटी बिठाई जाए, जायजा कमेटी, जो दोनों तरफ के बयानात सुने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स को देखे, पूरे तरीके से एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट सबमिट की जाए एलजी साहब के सामने, वो खुद फैसला करें कि इस स्कूल को कहाँ पे होना चाहिए। मुझे 2 साल हो गए वहाँ मैं पढ़ता हूँ सर। हमने सिर्फ वहाँ थ्योरी पढ़ी, आज तक हमने लैब नहीं देखी, साइंस लैब नहीं देखी, प्लम्बिंग की लैब नहीं देखी। और कुछ महीने पहले एक और कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी लैब भी यहीं है, हमने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। और रही ग्राउंड की बात, हमें ग्राउंड है वहाँ पे सर, जब लड़के खेलते हैं लड़कियाँ बैठ जाती है, या लड़कियाँ खेलती हैं लड़के बैठ जाते हैं गेम्स के दिन, यही सर। तो चाहते क्या हो आप? सर यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ ग्राउंड अच्छा है, पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे लड़के भी खेल सकती है, लड़के भी। और लैब से यहाँ इतने बड़े रूम में ये किस लिए रखे हैं फिर सर? चलिए, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।